हेलो स्टूडेंट्स, डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी क्लास में एक बार फिर से मैं हेमंत चौबे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी मेंस में सोशियोलॉजी हम बहुत लंबे समय से पढ़ रहे हैं और हमने लेटेस्ट जो यूनिट स्टार्ट की थी वो थी यूनिट नंबर 4। और यूनिट नंबर 4 में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था भारत में औद्योगिकरण और सामाजिक परिवर्तन। और औद्योगिकरण और सामाजिक परिवर्तन का बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में समझा दिया था। जो भी स्टूडेंट्स आज पहली बार आए हैं वो जा करके लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट इसका मैंने समझा दिया था सामाजिक परिवर्तन और औद्योगिकरण का। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो वो है रहेगा हमारा भारत में सामाजिक परिवर्तन, क्योंकि इसके पहले के जो टॉपिक थे उसमें औद्योगिकरण की विशेषताएं वगैरह मैंने आपको बता दी थी, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं वगैरह बता दी थी आपको, सामाजिक परिवर्तन के बाधक तत्व, सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान, ये सब बता दिया था। तो आज हम देखेंगे कि जो सामाजिक परिवर्तन का जो कंसेप्ट है वो आखिर भारत में किस प्रकार का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भारत में जो सामाजिक परिवर्तन है उसके पीछे कारक क्या क्या हैं। थोड़ा सा एक मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो सामाजिक परिवर्तन मैंने आपको समझाया था, सामाजिक परिवर्तन की जो अवधारणा थी वो ये थी कि सामाजिक संरचना या सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्था और उनके बीच के जो सामाजिक संबंध हैं जब इनमें परिवर्तन आ जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, सामाजिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर के भारत की सामाजिक संरचना और जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनके बीच के सामाजिक संबंध जो परिवर्तित हुए उसको भारत में सामाजिक परिवर्तन कहा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह आ जाती है कि सबसे पहले ये देखा जाए कि इसके कारक क्या क्या हैं। तो ये जो क्वेश्चन है भारत में सामाजिक परिवर्तन के कारक, ये फैक्टर्स की अंदर बात करें तो ये आपसे लॉन्ग आंसर में भी पूछने में आ सकता है और शॉर्ट नोट में भी पूछने में आ सकता है। चलिए सबसे पहली बात करें सामाजिक परिवर्तन के कारकों में, तो जो पुनर्जागरण काल में बहुत सारे सामाजिक आंदोलन हुए थे और उन सभी सामाजिक आंदोलन आपने इतिहास में पढ़ रखा है, ब्रिटिश हिस्ट्री में पढ़ रखा है। जब ब्रिटिश काल में कई सारे सामाजिक आंदोलन हुए और उसमें कई सारे नेता सामने निकल कर के आए, उन्होंने कई सारी सामाजिक संगठनों की भी स्थापना करी और क्या किया, जो परंपरागत समाज था भारत का, ठीक है, भारत का कैसा समाज था, परंपरागत समाज। तो जो परंपरागत समाज था उसको कहीं ना कहीं आधुनिक समाज में परिवर्तित करने का कार्य किया। उतना ज़्यादा तो आधुनिक नहीं था लेकिन फिर भी पुरातन चीज़ों से जो पुरानी रूढ़ियाँ थी, पुरानी प्रथाएं थी, कहीं ना कहीं भारत के लोग उससे धीरे धीरे निकल करके बाहर आए। और इसी क्रम में कई सारी संस्थाओं की स्थापना हुई, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज। इसके अलावा गांधी जी ने, अंबेडकर ने कई सारी संस्थाओं का निर्माण किया और वो जितनी भी संस्थाएं थीं उन सभी का एक ही उद्देश्य था और वो ये उद्देश्य था कि भारत की जो सामाजिक बुराइयां हैं, भारत की जो परंपरागत सामाजिक संरचना है उससे भारत को बाहर निकाला जाए और एक नवीन सामाजिक संरचना का निर्माण किया जाए। तो सबसे पहला फैक्टर क्या हो जाता है, वो ये है कि पुनर्जागरण काल में सामाजिक आंदोलन। दूसरी बात की जाए कि जब ब्रिटिशर्स चले गए यहाँ से और भारत में नवीन लोकतंत्रात्मक प्रणाली प्रारंभ हुई। और लोकतंत्रात्मक प्रणाली कहाँ से प्रारंभ होती है, वो प्रारंभ होती है संविधान के लागू होने से। देखिए जैसे ही भारत में संविधान लागू हुआ उसके पहले के जितने भी नियम कानून थे, जितनी भी संहिताएं थी या जो भी समाज की नियमावली थी या राज्य की नियमावली थी वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई, ध्वस्त हो गई। और भारत का संविधान चूंकि लिखित संविधान है इसलिए अंतिम कानून के रूप में हमने किसे अपना लिया, हमने संविधान को अपनाया। और इस रूप में देखा जाए ना तो संविधान भारत में सामाजिक परिवर्तन को लाने का एक बहुत बड़ा एक कारक रहा है। संविधान में
स्वतंत्रता, समानता, इसके अलावा मूलभूत अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, महिलाओं के लिए उसमें कई सारे संरक्षण की व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 17। ठीक है, ऐसे कई सारे संविधान के अंतर्गत आर्टिकल्स हैं जिन्होंने क्या किया, भारत की जो सामाजिक संरचना है उस सामाजिक संरचना को परिवर्तित किया। चूंकि संविधान लिखित है और इसी लिखित संविधान पर बहुत सारे कानून बनाए गए, बहुत सारे कानून, और इन सभी कानूनों का प्रभाव भी किस पर पड़ा, भारत की सामाजिक संरचना पर पड़ा। तो संवैधानिक व्यवस्था और लिखित कानून की जो व्यवस्था थी उसने क्या किया, भारत में सामाजिक परिवर्तन को उत्पन्न किया। जैसे पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो विवाह विच्छेद अधिनियम था, हिंदू विवाह एवं विवाह विच्छेद अधिनियम 1954, 1955, दहेज विरोधी अधिनियम रहा, या फिर एट्रोसिटी एक्ट है 1954 का। तो ये सारे के सारे अधिनियम जो संविधान के आर्टिकल्स पर आधारित हैं, इन्होंने क्या किया, भारत में सामाजिक परिवर्तन को उत्पन्न किया। नेक्स्ट, नंबर 3 की यदि हम बात करें तो नियोजित परिवर्तन। देखिए, नियोजित परिवर्तन से मतलब क्या होता है, प्लान, यानी एक फिक्स प्लानिंग के साथ लिखित तरीके से क्या करना है, योजनाबद्ध तरीके से परिवर्तन करना। और ये जो योजनागत या नियोजित परिवर्तन होता है, ये मुख्य रूप से जो परिवर्तन होता है वो कैसा रहता है, सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम जो रहते हैं, वो सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्कीम्स, ये नियोजित परिवर्तन के अंतर्गत चलाई जाती हैं और उससे एक बहुत योजनाबद्ध तरीके से परिवर्तन किया जाता है। इसमें पहले योजना आयोग था, वो पंचवर्षीय योजनाएं चलाता था, पढ़ रखा है आपने। पंचवर्षीय योजनाओं से भी क्या रहता था, 5 साल के लिए देश का प्लान बनाया जाता था। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना में कृषिगत परिवर्तन किए गए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्री को रख दिया गया, या 1991 में एलपीजी पॉलिसी को अपनाया गया। अब उसके बाद फिर नीति आयोग आया। नीति आयोग तो आपको जानकारी है, नीति आयोग एक ऐसी संस्था है जो एक ओवरऑल क्षेत्र में काम कर रही है, केवल सामाजिक आर्थिक विकास योजनाएं नहीं बना रही है नीति आयोग, इसके अलावा वो हर क्षेत्र में काम कर रहा है। वो शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहा है, पर्यावरण के क्षेत्र में भी काम कर रहा है, महिलाओं के विकास के क्षेत्र में भी काम कर रहा है। इसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, एसडीजी, उनको लेकर भी नीति आयोग काम कर रहा है। कई सारी रैंकिंग आती है नीति आयोग की, जो आप नीति आयोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको जानकारी लगेगी। तो नाम से ही स्पष्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो जो ट्रांसफॉर्मिंग शब्द आ रहा है वो परिवर्तन से ही जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, आर्थिक नीतियां। देखिए, आजकल यदि हम बात करें ना, तो देश में कोई भी देश है, उस देश में जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन के पीछे जो उस देश की सरकार है वो किस प्रकार की आर्थिक नीति का प्रयोग करती है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आर्थिक नीतियों में यदि हम बात करें, जैसे हमने 1991 में क्या किया था, एलपीजी, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी थी उसको हमने एक्सेप्ट किया। और एलपीजी की आर्थिक नीति ने क्या किया, देश में बहुत अधिक मात्रा में सामाजिक परिवर्तन को उत्पन्न किया। और कहीं ना कहीं हमारे देश की जो एक संरचना थी, वो संरचना भी पहले की अपेक्षा क्या हुई, बहुत ज़्यादा बदल गई। तो जो आर्थिक नीतियाँ होती हैं वो भी कैसे होती हैं, बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से होती हैं। और ये सभी क्या करते हैं, ये सभी इन्होंने भारत में सामाजिक परिवर्तन को उत्पन्न किया है। नेक्स्ट, सामाजिक नीतियाँ। देखिए, सामाजिक नीतियाँ जो होती हैं, सामाजिक नीतियाँ सामाजिक अधोसंरचना के साथ जुड़ी हुई रहती हैं। अब सामाजिक अधोसंरचना की यदि हम बात करें तो सामाजिक अधोसंरचना में शिक्षा आ जाता है, स्वास्थ्य आ जाता है, आवास की घटनाएं आ जाती हैं, जल की व्यवस्था आ जाती है। ये सब क्या है, ये सब सामाजिक अधोसंरचना यानी कि जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब उसका पार्ट है। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए सरकार बहुत सारी पॉलिसीज यूज़ करती है। जैसे हम बात करें तो
जनसंख्या नीति, जनसंख्या नीति जैसे मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कोई भी व्यक्ति जिसके 2 बच्चे से यदि ज़्यादा है तो वो सरकारी नौकरी में नहीं आ सकता। या स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत आपको मालूम है कि सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, जैसे आयुष्मान कार्ड बना दिया है, आयुष्मान कार्ड से लोगों का निःशुल्क इलाज हो रहा है। महिला बाल विकास नीति, ये आपके एमबीबीएस में महिला बाल विकास विभाग है, और महिला बाल विकास विभाग अत्यंत व्यस्त विभाग की कैटेगरी में आता है। और महिला बाल विकास नीति सरकार की बहुत ज़्यादा प्राथमिक नीतियाँ होती हैं, जिसमें महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, उनका पोषण, साथ ही साथ उनकी शिक्षा, उससे संबंधित सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती रहती है। आवास नीति, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों को पक्का मकान दिलवाया जा रहा है। आवास की जो सुविधा होती है वह सामाजिक परिवर्तन को उत्पन्न करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि पुराने विद्यालय आपने सरकारी देखे होंगे, अब आप जो नए विद्यालय देख रहे हैं सरकारी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बनाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया जा रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रभाव पड़ता है वो सोशल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा अच्छा पड़ता है। इसके अलावा वृद्ध कल्याण नीति है, जैसे वृद्धों को पेंशन दे देना, ठीक है, उनको अलग अलग तरीके से, जैसे कि बैंक में है तो बैंक में उनको परसेंटेज, यदि वो पैसा जमा करते हैं तो ब्याज उनको कैसा मिलता है, ज़्यादा मिलता है। इस प्रकार ये कई सारी चीज़ें हैं, ये सब किस में आ जाता है, ये सामाजिक नीतियों में आता है। तो इन सामाजिक नीतियों का प्रभाव भी भारत के सामाजिक परिवर्तन पर पड़ा है। नेक्स्ट, इसके अलावा औद्योगिकरण, तो देखिए जो औद्योगिकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और इंडस्ट्रियलाइजेशन तो सेकंड जो कहना चाहिए 5 ईयर प्रोग्राम था, दूसरी पंचवर्षीय योजना है, वहाँ से उसने तेजी पकड़ी, और औद्योगिकरण का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। उसका प्रभाव संयुक्त परिवार पर पड़ा, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि संयुक्त परिवार किस में कन्वर्ट हो गया, नाभिकीय परिवार में। इसके अलावा जो महिला सशक्तिकरण है, महिला सशक्तिकरण पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा औद्योगिकरण का, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को भी जॉब बड़े आराम से मिलने लगा। नेक्स्ट, पश्चिमी दर्शन का प्रभाव। देखिए पश्चिमी दर्शन से मतलब यहाँ कोई दर्शन, मतलब दर्शन शास्त्र नहीं चल रहा है। पश्चिमी दर्शन से मतलब होता है कि पश्चिम की नीतियाँ, तो जो पश्चिम के लोग हैं, जैसे हमने बोला यूरोप, यूएस, वहाँ कोई नीति बनाई गई, और वो नीति यदि वहाँ पे सक्सेसफुल हो गई तो हमने उस नीति को क्या किया, कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हमने क्या किया, उसको अप्लाई किया अपने देश पर, कि यदि वो लोग सक्सेसफुल हैं तो हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। और इसमें हम कई बार सफल भी हुए हैं, जैसे कि हमने पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल लिया था वो कहाँ से लिया था हमने, वो हमने रूस से ले लिया था, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना हमने वहाँ से प्रारंभ कर दी। या फिर कहना चाहिए जो हरित क्रांति थी, हरित क्रांति का कंसेप्ट भी कहाँ से आया था, वो वेस्टर्न कंट्रीज से, अमेरिका से ही आया था। इसके अलावा जो SEZ का मॉडल था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सोशल स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र, ये चाइना का मॉडल है। हालांकि चाइना पश्चिम में नहीं है, लेकिन फिर भी पश्चिमी दर्शन का जो प्रभाव है वो हमारे देश के कहना चाहिए सामाजिक आर्थिक विकास योजना, और साथ ही साथ क्या है, हमारी मानसिकता पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है उसका, क्योंकि पश्चिमी दर्शन में स्वतंत्रता एक बहुत बड़ा फैक्टर है, स्वतंत्रता और समानता। और ये जो 2 फैक्टर हैं, 2 कंसेप्ट, इनका प्रभाव महिला स्वतंत्रता पे सबसे ज़्यादा पड़ा है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रभाव। अब देखिए कई सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ऐसी हैं जो आज कैसी संस्थाएं हैं, वो वैश्विक स्तर की संस्थाएं हैं। जैसे हम बात करें तो यदि जैसे वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया, इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं, या फिर इससे भी और बड़ी संस्था है UNO,
संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, या जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो है। तो इस प्रकार की जो संस्थाएं रहती हैं वो कहीं ना कहीं क्या करती हैं, वो संपूर्ण विश्व को साथ में लेकर के चलती हैं। जैसे पर्यावरण के विकास के लिए, जैसे मैंने भी आपको बताया, एसडीजी, तो एसडीजी को अपनाना है और साथ ही साथ क्या है, वो जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल को फॉलो भी करना है। जैसे भारत में एलपीजी जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के लिए जो आईएमएफ है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। आईएमएफ ने ही एलपीजी पॉलिसी के लिए भारत को प्रेशराइज किया था। तो इस प्रकार की कई सारी नीतियां होती हैं। जैसे विश्व बैंक है, विश्व बैंक शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ऋण देता है भारत को, और सड़क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके डेवलपमेंट के लिए बहुत पैसा देता है। तो ये जितनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं इनका भी प्रभाव भारत पर बहुत ज़्यादा रहा है और सामाजिक परिवर्तन में ये सहयोगी संस्थाएं रही हैं। नेक्स्ट, सांस्कृतिक पिछड़न को दूर करना। देखिए, सांस्कृतिक जो पिछड़न है वो ये आ जाती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सांस्कृतिक पिछड़न का जो सिद्धांत है वो संस्कृति में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सोरोकिन ने दिया था सांस्कृतिक पिछड़न का सिद्धांत। और ये जो सांस्कृतिक पिछड़न शब्द आता है वो ये आ जाता है कि जो भौतिक संस्कृति है, भौतिक संस्कृति से मतलब ये हो जाता है कि जितने भी आविष्कार हैं, इन्वेंशंस हैं, ये तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, लेकिन इससे संबंधित अभौतिक संस्कृति, यानी इन इनसे संबंधित जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान पीछे रह जाता है। जैसे हमारे देश में सभी लोगों को कंप्यूटर सिस्टम चलाते नहीं आता। कंप्यूटर सिस्टम तो खैर आप बात छोड़ दीजिए, एटीएम से पैसा निकालते ही नहीं आता है सभी लोगों को। तो भौतिक संस्कृति यानी आविष्कार ये बहुत आगे पहुंच चुका है, लेकिन अभौतिक संस्कृति यानी ज्ञान पीछे रह चुका है। इनके बीच में क्या है, गैप आ चुका है। उसी गैप को हम क्या बोलते हैं, बैकवर्डनेस, यानी कि कल्चरल लैग, यानी कि सांस्कृतिक पिछड़न। तो देखिए, सांस्कृतिक पिछड़न को दूर करने के लिए क्या किया, सरकार ने कई सारी स्कीम्स भी चला दी। और ये जो स्कीम्स थी वो केवल और केवल इसलिए थी कि लोगों का जो ज्ञान है, स्किल है, वो बढ़ जाए। जैसे एक स्कीम है स्किल इंडिया, है ना, आपको मालूम होगा। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम से एक प्रोग्राम चलता है। तो वो जो स्किल डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट एक्चुअली क्या है, इस पिछड़न को दूर करने का ही एक प्रोग्राम है। शिक्षा को लेकर के जैसे प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलता है, ठीक है, इस प्रकार की जो भी योजनाएं चलती हैं जिसमें आपके स्किल को बढ़ाया जाता है, तो वो सब क्या किया जा रहा है, समाजशास्त्री दृष्टिकोण में देखें तो सांस्कृतिक पिछड़न को ही दूर किया जा रहा है सरकार के द्वारा। हालांकि वो सब योजनाबद्ध तरीके से ही किया जाता है। तो इसको दूर करने के क्रम में भी क्या हुआ है, भारत में सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट, सामाजिक व्यवस्था की अनुपयुक्तता। अब देखिए, सामाजिक व्यवस्था की अनुपयुक्तता, इसका मतलब है कि हमारे देश की जो पुरातन सामाजिक व्यवस्था थी, लोगों ने ये देख लिया कि अब उस पुरातन सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता हमको नहीं है। जैसे धर्म, जाति, भेदभाव, ठीक है, महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देना, बाल विवाह है, ऐसे कई सारे कार्यक्रम हैं, ऐसे कई सारी पुरातन सामाजिक व्यवस्था है जो हमारे देश की व्यवस्था का अंग थी। लोगों को उतनी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, ठीक है, या फिर समानता का अधिकार नहीं है। लेकिन जैसे ही लोकतांत्रिक व्यवस्था आई तो लोगों को लगा कि अब ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये कहना चाहिए एक सर्वोत्तम व्यवस्था है, और इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर हमारे देश का नवीन निर्माण होगा। तो एक साथ समाज ने क्या किया, जो पुरातन सामाजिक व्यवस्था थी उसका विरोध किया कि ये अब पुरानी हो चुकी है, अब नए समय में इसका कोई स्थान नहीं है। तो लोकतंत्र और नवीन कानून आधारित सामाजिक व्यवस्था या आधुनिकता आधारित सामाजिक व्यवस्था, लोगों ने इसको अपना लिया। तो ये जो सारी चीज़ें रही हैं, इन्होंने क्या किया, देश में सामाजिक परिवर्तन को उत्पन्न किया है। चलिए, ये तो क्या थे, ये सब सामाजिक परिवर्तन के कारक थे। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना है। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको लेक्चर में समझाता जाता हूँ उसी तरीके से आपको डिस्क्राइब करते रहना है। यदि लॉन्ग आंसर में आ रहा है तो दो दो तीन तीन लाइन में डिस्क्राइब करना है। और साथ ही साथ क्या है,
उदाहरण आप जरूर लिखते जाइए, और मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि जो आप उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण कैसा होना चाहिए, वो कंटेम्प्रेरी होना चाहिए। कंटेम्प्रेरी से मतलब कि जो उस समय जबकि आपका मेंस चल रहा है उस समय वो उदाहरण कैसा हो, कहीं ना कहीं खबरों में बना हुआ है, करंट अफेयर्स की कैटेगरी में बना हुआ है, यानी समसामयिक घटनाक्रम से जुड़ा हुआ उदाहरण यदि आप लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं। अब सामाजिक परिवर्तन के कारक हमने पढ़ लिए हैं। अब हम बात करें कि भारत में जो सामाजिक परिवर्तन है उस सामाजिक परिवर्तन को उत्पन्न करने में क्या क्या बाधाएं हैं। तो देखिए, भारत संस्कृतियों का सम्मिश्रण है और बहुत सारी बाधाएं हैं यहाँ पर। यदि हम बाधाओं की लिस्ट बनाएंगे तो लिस्ट बहुत लंबी बन जाएगी। तो सामाजिक परिवर्तन की जो बाधाएं हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली बाधा क्या है? अशिक्षा। अशिक्षा एक बहुत बड़ी बाधा है हमारे देश में, और अशिक्षा के चलते ही क्या होता है कि जो लोग आगे आ जाते हैं, मतलब लोग आगे इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि वो अशिक्षित हैं। कई बार सरकार के द्वारा सुविधाएं भी दे दी जाती हैं और लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास भी कर दिया जाता है, लेकिन अशिक्षित होने के चलते समस्या आ जाती है। अशिक्षा एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि लोग सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको उसके बारे में जानकारी नहीं है। जैसे सरकार स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ को लेकर के बहुत सारे कार्यक्रम चलाती रहती है, लेकिन क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र में लोग कैसे होते हैं? अशिक्षित होते हैं, और अशिक्षित होने के चलते वो उस कार्यक्रम के बारे में उनको जानकारी नहीं मिल पाती। या ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जिसके बारे में लोगों को केवल इसलिए नहीं मालूम है, उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि रीज़न क्या है? अशिक्षा। तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर है सामाजिक परिवर्तन में। नेक्स्ट, अधिक जनसंख्या। तो देश में जनसंख्या बहुत अधिक है, और अधिक जनसंख्या हमेशा ही बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, किसी भी देश के लिए समस्या हो सकती है, क्योंकि आप कोई भी सरकार सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम जब भी तैयार करती है तो उस जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए करती है, लेकिन जनसंख्या जब तीव्र गति से बढ़ती जाती है तब समस्या ये आ जाती है कि जो संसाधन होते हैं, संसाधन तो सीमित ही रहते हैं भाई। संसाधन कैसे होते हैं? सीमित। लेकिन उन संसाधनों पर लोगों की जो निर्भरता होती है वो बढ़ती जाती है। पहले 2 थे, फिर 3 हो गए, फिर 5 हो गए, 10 हो गए। तो ऐसे करते करते जनसंख्या का ज़्यादा होना किसी भी देश के लिए सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव उतना अधिक उत्पन्न वो नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, रूढ़ियाँ और अंधविश्वास। अब देखिए, रूढ़ियाँ और अंधविश्वास से मतलब क्या है कि आप कितना भी आधुनिक बना दीजिए लोगों को, कितना भी वो पढ़ जाएंगे, लेकिन यदि रूढ़ी और अंधविश्वास में उनका भरोसा है तो वो आगे नहीं बढ़ सकते, परिवर्तित नहीं हो सकते। जैसे हमारे देश में क्या है? बाल विवाह। तो बाल विवाह को लेकर के सरकार ने बहुत जागरूकता कर दी है, इतनी जागरूकता कर दी है कि इससे ज़्यादा जागरूकता करना शायद मुश्किल ही है। सरकार ने पूरा प्रशासन लगा दिया है, लेकिन कई सारे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बाल विवाह की घटनाएं होती हैं, तो मतलब होती हैं, चली आ रही हैं परंपरा से। प्रशासन से संघर्ष हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, गोलियां चल जाती हैं, लेकिन क्या होता है, बाल विवाह पर वो अड़ जाते हैं कि नहीं साहब, हमारे यहाँ तो बाल विवाह होकर ही रहेगा। तो ऐसी कई सारी रूढ़िवादिता हैं, अंधविश्वास हैं। रूढ़ियाँ जैसे महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना, ये एक रूढ़िवादिता है। जैसे आपने वेब सीरीज देखी, आपने पंचायत। तो पंचायत में जो महिला ही सरपंच है, महिला ही प्रधान है, तो एक नया कंसेप्ट चल पड़ा है, प्रधान पति, या इसको क्या बोलते हैं हम मध्य प्रदेश में, सरपंच पति। यानी कि महिला सरपंच है या महिला प्रधान है तो महिला को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, वो तो घर में ही रहेगी। उसका जो पति है वही कार्यक्रम चलाता है। तो सरपंच पति एक नया स्टेटस आ चुका है। यहाँ यूपी में देखा जाए तो प्रधानपति एक नया स्टेटस आ चुका है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार बहुत स्ट्रिक्ट है इसको लेकर के, और सरपंच पतियों को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिए हैं
कि कभी भी मीटिंग होगी कलेक्टर में तो ये सरपंच पति यदि आते हैं तो पत्नी के साथ आएंगे, बिना पत्नी के यानी कि बिना सरपंच के नहीं आएंगे, मीटिंग में दिखना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, भ्रष्ट राजनीति। अब देखिए, भ्रष्ट राजनीति, भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है जो किसी को भी खा सकती है, ठीक है ना। कोई भी बड़ी से बड़ी योजना वो ध्वस्त हो सकती है या बनने के पहले ही उसको भ्रष्ट तरीके से अपनाया जा सकता है। तो जो राजनीतिक व्यवस्था है यदि इसमें भ्रष्टाचार है तो अब भारत देश में क्या है, कहीं ना कहीं राजनीतिक भ्रष्टाचार आप देखते ही रहते हैं। और राजनीतिक भ्रष्टाचार के चलते सामाजिक परिवर्तन लोगों तक जितना पहुंचना चाहिए, जितना योजना का लाभ पहुंचना चाहिए, जो एक लाभान्वित समूह है उसको जो योजना का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं हो जाता है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ है प्रशासनिक भ्रष्टाचार। तो कहीं ना कहीं जब पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन ये आपस में कहीं ना कहीं मिले हुए जब भी मिल जाते हैं करप्शन को लेकर के, तो जो योजनागत परिवर्तन है, जो नियोजित परिवर्तन है, वो खतरे में आ जाता है। नेक्स्ट, विकास योजनाओं में कमी। अब देखिए, विकास योजनाओं में कमी से मतलब क्या होता है कि कई बार जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो योजनाएं उतने ज़्यादा परफेक्शन से नहीं बन पाती। जब वो योजना प्रारंभ होती है, सामाजिक आर्थिक विकास योजना, और आती है धरातल पर, तो उसमें बहुत सारी कमियां देखने को मिलती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि इस प्रकार की योजनाएं बंद भी हो जाती हैं, क्योंकि योजनाएं कई बार जो फील्ड इंस्पेक्शन होता है या फील्ड सर्वे जो होता है उसमें फील्ड सर्वे कई बार नहीं हो पाता है, या वो भी करप्शन का ही एक हिस्सा है। बिना फील्ड सर्वे के ही योजनाएं बना दी जाती हैं, तो उसके कारण से क्या होता है, योजनाओं में बहुत सारी कमियां सामने आने लगती हैं। जैसे कि बहुत पहले जब जो राशन कार्ड की यदि हम बात करें, राशन कार्ड से जो अ, सामान मिलता है, जो खाद्यान्न वितरण योजना है, और उस राशन कार्ड में शुरुआत में जब योजनाएं प्रारंभ हुई थी तो उसमें अनाज यानी जो गेहूं था उस गेहूं का वितरण किया जाता था, और जितने भी राशन कार्ड धारी हैं उन सभी को गेहूं दे दिया जाता था। तो योजना बनाते समय, चूंकि योजना दिल्ली में बनी और दिल्ली में योजना बनाते समय ये ध्यान नहीं रखा गया कि दक्षिण भारत में गेहूं नहीं चलता है, चावल चलता है, और या मोटा अनाज भी ध्यान में नहीं रखा गया। तो जब ये योजना धरातल पर आई और चूंकि राशन कार्ड में तो गेहूं का ही लिखा हुआ था, तो दक्षिण भारत में जो खाद्यान्न योजना थी वो खाद्यान्न योजना उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि वो चावल और मोटा अनाज का उसमें प्लेस नहीं था। ऐसे ही हरित क्रांति भी, उसमें बहुत कमी थी, केवल वो उसी जगह सक्सेसफुल हो गई जहाँ पर क्या हुआ, पानी की उपलब्धता ज़्यादा थी। तो वो क्षेत्र आपको पता ही है, वो पंजाब था, हरियाणा था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश था। यहाँ पानी बहुत है क्योंकि यहाँ बहुत सारी नदियाँ हिमालय की, और जहाँ पानी नहीं था वहाँ हरित क्रांति फेल हो गई, इसलिए द्वितीय हरित क्रांति का कंसेप्ट सामने लाया गया। नेक्स्ट, लक्ष्यों और साधनों में असंतुलन। अब देखिए, लक्ष्य और साधन से मतलब ये हो जाता है कि सरकार जब सामाजिक परिवर्तन का कोई भी लक्ष्य बनाती है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन रहते हैं वो साधन या तो उतने ज़्यादा उपलब्ध हो भी नहीं पाते हैं, या फिर साधन उस लक्ष्य के अनुरूप नहीं हो पाता है। जैसे कई बार सरकार, जैसे हम बात करें शिक्षा की, यदि हम बात करें तो शिक्षा में यदि सरकार ये बताती है कि स्कूलिंग में क्या किया जाएगा, स्कूलिंग में सभी बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान की जाएगी, लेकिन बहुत छोटे छोटे से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ, चलिए स्कूल की बिल्डिंग बना करके यदि वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम लगा भी दिया जाता है, तो यदि वहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई की यदि प्रॉब्लम आ जाएगी बेसिक, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई ही नहीं है तो वो कंप्यूटर कहाँ से पढ़ लेंगे, जो लाइट ही नहीं रहेगी। या फिर कहना चाहिए इलेक्ट्रिक यदि सप्लाई है तो वहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी नहीं है। तो इस प्रकार की कई सारी चीज़ें रहती हैं जिसमें लक्ष्य और साधन यहाँ पर क्या हो जाता है, असंतुलन सामने आ जाता है। नेक्स्ट,
योजनाओं के व्यवहारिक पक्ष पर कम ध्यान देना। तो कई बार क्या हो जाता है, देखिए योजना के दो पक्ष होते हैं। एक तो पक्ष होता है उसका व्यवहारिक, और एक पक्ष जो योजना का होता है वो होता है सैद्धांतिक पक्ष। देखिए सैद्धांतिक पक्ष से मतलब ये हो जाता है कि जब योजना को बनाया जाता है और जब उसको लिखा जाता है तो वो बड़े बड़े आईएएस अधिकारी हैं वो लोग करते हैं, बड़े बड़े लेवल के बुद्धिजीवी, बड़े बड़े अर्थशास्त्री आते हैं, समाजशास्त्री आते हैं, और पॉलिटिक्स से भी लोग आते हैं, सोशल वर्कर्स भी आ जाते हैं, योजनाएं बनती है। तो कई बार सैद्धांतिक पक्ष तो बहुत अच्छा बन जाता है, लेकिन जब उसको अप्लाई किया जाता है तो उसका जो व्यवहारिक पक्ष होता है, यानी कि जो प्रैक्टिकल उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो उतना ज़्यादा, सॉरी लाइट के जाने से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। चलिए मैं आपको बता रहा था कि मानवीय और सांस्कृतिक, सॉरी मैं आपको बता था योजनाओं के व्यवहारिक पक्ष पर कम ध्यान देना। और ये आपको बता दिया था कि जो सैद्धांतिक पक्ष है, सैद्धांतिक पक्ष से मतलब क्या हो गया, इसे लिख करके बनाया गया है। एग्जाम्पल मैंने आपको ये बता रहा था कि शुरुआत में जब जीएसटी लाया गया था 2017 में, तो ये जो जीएसटी एक्ट था वो काफ़ी सैद्धांतिक एक्ट था, और बनाया बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा चीज़ें फिल्टर करके लगाई गई थी उसमें। और ये इसको इस दृष्टिकोण से बनाया गया था कि टैक्सेशन में जो करप्शन है वो इससे ख़त्म होगा। नो डाउट जो विचार था वो बहुत अच्छा था, लेकिन जब उसे लाया गया तो उसमें व्यवहारिक समस्याएं बहुत सारी सामने आने लगी धीरे धीरे, और उन्हीं व्यवहारिक समस्याओं को निदान के लिए बाद में जीएसटी में बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए, और वो अमेंडमेंट आज तक जीएसटी में जारी हैं। कारण क्या है कि जो उसका व्यवहारिक पक्ष है उस व्यवहारिक पक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाया जा रहा है। इसलिए क्या है कि हमारे यहाँ योजना का जो व्यवहारिक पक्ष है कई बार वो कमज़ोर हो जाता है, सैद्धांतिक पक्ष हावी हो जाता है, तो योजना व्यवहारिक धरातल पर कैसे हो जाती है, फेल हो जाती है। नेक्स्ट, मानवीय और सांस्कृतिक कारकों की उपेक्षा। अब देखिए योजना में कई बार क्या होता है, जब कोई भी योजना बनती है और योजना बन करके जब वो सफल होती है, तो सफल होने के लिए आवश्यक ये है कि वो जो योजना है वो जो मानवीय कारक हैं और वहाँ की जो संस्कृति है उसके साथ मैच करना चाहिए। कोई भी योजना या सरकार के द्वारा किया गया कोई भी कार्य या समाज के द्वारा किया गया कोई भी कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक वो मानव समाज और संस्कृति से मैच ना करे। जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, कौन सा अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, और हिंदू विवाह अधिनियम हिंदू विवाह विवाह विच्छेद अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 1954 और 55, ये दो अलग अलग नाम से इसमें आया था, और इसमें अंतर जाति विवाह, अंतर धार्मिक विवाह सभी को अनुमति दे दी गई थी। लेकिन चूंकि भारत देश में अंतर जातीय विवाह यानी इंटरकास्ट मैरिज अपने आप में क्या है, सांस्कृतिक पक्ष के विपरीत एक कंसेप्ट है, तो वो 1955 से अप्लाई हुआ, 1954 से अप्लाई हुआ है, और आज 2024 चल रहा है। इतने समय के बाद भी हमारे देश में ये जो अधिनियम है वो उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं जमा पाया, और उसके पीछे केवल और केवल ये रहा रीज़न कि जो सांस्कृतिक कारक थे, सांस्कृतिक कारक के कहीं ना कहीं ये विरोध में था। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मानवीय सांस्कृतिक कारकों की उपेक्षा हो जाती है। नेक्स्ट, विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव। अब देखिए सामाजिक परिवर्तन आने के लिए ये आवश्यक है कि हमारे पास क्या हो, डेटा विश्वसनीय हो। जैसे कि यदि ये बात की जाए कि हम चर्चा करें यदि महिला सशक्तिकरण की, तो महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत जब तक हमारे पास एक ऐसा डेटा नहीं होगा कि जिस पे हम भरोसा करके और महिलाओं के विकास के लिए योजनाएं बना सकें, तब तक कोई भी योजना बना दी जाएगी वो फेल हो जाएगी। इसलिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये रिसर्च का विषय होता है, और डेटा कलेक्शन, सैंपल कलेक्शन का जो विषय होता है, उसके चलते ही जो विश्वसनीय आंकड़े होते हैं वो सरकार तक नहीं पहुंच पाते हैं, और
सही आंकड़े ना पहुंचने के चलते कई बार ऐसा होता है कि समाज में परिवर्तन को उत्पन्न करने के लिए सरकार जो योजनागत प्रयास करती है वो योजनागत प्रयास कैसे हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट, जनता से सहयोग का अभाव। ये हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि परिवर्तन जब भी लाया जाता है तब भी क्या होता है, लोग आशंकित हो जाते हैं परिवर्तन को लेकर के और शुरुआत में उतना सहयोग नहीं देते हैं। बहुत लंबे समय तक जब सरकार है, सरकार यदि अड़ी हुई रहती है या सरकार उनको समझाने में सफल हो जाती है, तभी कुछ कार्यक्रम सफल हो पाता है। जैसे मैंने आपको बताया, शुरू में जीएसटी को लेकर के लोग बहुत आशंकित थे और शुरुआत में सहयोग जो व्यापारी थे उनके द्वारा उतना ज़्यादा सहयोग नहीं मिला, बहुत सारी समस्याएं सामने आई। उसके बाद धीरे धीरे वो योजना या वो कहना चाहिए कि कार्यक्रम सफल हुआ। तो जनता के साथ, जनता से यदि सहयोग नहीं मिलता है तो सामाजिक परिवर्तन का कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। अब देखिए, हमारे देश में जनता से सहयोग का अभाव है, उसके पीछे कई सारे कारण हैं। जैसे कि लोग शिक्षित नहीं हैं तो सहयोग करने में डरते हैं, लोगों को उतनी जानकारी नहीं होती है, इसलिए उतना सहयोग प्रदान भी नहीं कर पाते। चलिए, ये जो था ये सब क्या था कि सामाजिक परिवर्तन में बाधा। तो ये जो टॉपिक है इसमें भारत में सामाजिक परिवर्तन के हमने कारक भी पढ़ लिए और भारत में सामाजिक परिवर्तन की बाधाएं भी पढ़ ली। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं आखिर क्या क्या है, ये हमको देखना है। और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के अंतर्गत जैसे पश्चिमीकरण, ये आपको पढ़ना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा संस्कृतिकरण और आधुनिकीकरण, ये जो तीन चीज़ें हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में ये जो तीन चीज़ें हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आपको लेकर के, मतलब आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण एम एस श्रीनिवास की अवधारणा है, उसको लेकर के एम एस श्रीनिवास ने रिसर्च भी कर रखा है और ये पूछने में ये बहुत आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रक्रिया को लेकर के मिलेंगे। यदि आपसे प्रश्न पूछने में आता है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है भारत में, तो फिर आपको ये सब सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा बतानी पड़ेगी। चलिए, तब तक आप अपने मेंस की तैयारी करें, समाजशास्त्र पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।